जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसमें 6 जून 2025 के सभी शिफ्टों में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में आपको इससे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है उसका भी डेट आउट हो चुका है, तो ये वीडियो आपको वहाँ पर भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो बिना स्किप किए पूरा देखिए अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सही उत्तर है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। अब ये ब्लैक सॉइल में आपको याद रखना है काली मिट्टी जिसको बोलते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा अगर किसी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल मिट्टी माना जाता है तो वो है कॉटन के लिए, यानी कपास की खेती में आपको ये देखा जाएगा कि ये मिट्टी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना ये फ्रांस में किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए इसमें जो पायल कपाड़िया जो भारत की हैं उनको ऑल बी इमेजिन एज लाइट इस फिल्म के लिए उनको ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए संविधान संशोधन 105वां किससे संबंधित है। तो ये है पिछड़े वर्ग की पहचान करने से, यानी भारतीय संविधान का जो 105वां संविधान संशोधन था वो राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी, यानी ईबीसी का नाम सुना होगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड वाला की पहचान करने का अधिकार। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ओबीसी ईबीसी से रिलेटेड है 105वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, इससे भी आप टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 2023-24 में भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितनी प्रतिशत रही है। तो 4.9% रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 5% दिखेगा तो भी आप ये टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 31 ये क्या है। तो देखिए ये 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून की रक्षा करना। अब आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 31 है ये स्पेशली किससे है, ये हमारे संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। ठीक है, इसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यानी पहले जो हमारा संपत्ति था वो हमारे मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44th अमेंडमेंट हुआ कब हुआ, तो आपको 1978 में हुआ, तब से इसको हटा दिया गया। अब इसको जो हमारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं देखा जाता। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। 31A 31B एंड 31C संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और वे मौलिक अधिकारों के अपवाद है। ठीक है, अब ये 31A 31B 31C यानी फर्स्ट आपने 5 तारीख वाले में 31A देखा था, अब ये बी भी पूछा गया, अब सी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी भी दे दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका देख सकते हैं 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना है। तो आपको याद रखना है 500 गीगावाट ये होने वाला है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है 1986। ये क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 बार पूछ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भारतीय सेवा का किस देश के सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया। देखिए साइक्लोन हमारा मिस्र के साथ आयोजन किया गया है। अब देखिए कभी कभी डेजर्ट साइक्लोन बोलेगा डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन में आपको याद रखना है ये जो है ये हमारा यूएई के साथ होता है। ठीक है, जो कि राजस्थान एरिया में पिछली बार हुआ था। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो थीम था नवाचार स्वदेशी के माध्यम से ताकत और शक्ति। अच्छा, ये भी है वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के वर्तमान महानिदेशक है। अब ये नेवी डे कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब बहुत बार क्या होता है जैसे ही पूछा जाता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे तो लोग कनिष्क मार के चले आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो कुषाण वंश के संस्थापक का नाम था कुजुल कडफिसेस। इस नाम को ध्यान रखने का अटपटा नाम है, लेकिन लोग क्या गलती करते सीधा सीधा कनिष्क देखते और टिक कर देते, यानी कुजुल कडफिसेस इनका नाम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। नहीं थे, यहां ध्यान रखना है जो नहीं थे। मैंने आपको देखिए लिस्ट दे दिया है, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी में कौन कौन थे तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एंड सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी उदारवादी यानी शांत स्वभाव के। उग्रवादी यानी ये जो बोलते हैं लाल बाल पाल, वही है, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ठीक है, ये लोग क्या थे, ये लोग उग्रवादी नेता थे। तो क्वेश्चन ने पूछा कौन उदारवादी नेता नहीं थे, तो उदारवादी में ये सब थे, यानी तो नहीं थे कौन हो जाएगा, तो देखिए अरविंदो घोष, क्योंकि अरविंदो घोष उदारवादी में इसमें नहीं है, बल्कि वो इधर वाले में दिख रहे हैं, ये उग्रवादी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए टोटल वैसे तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 27 से ज़्यादा लोगों को दिया गया है। अब ये 27 लोगों का नाम तो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन वो हिंदी के क्षेत्र, क्योंकि हमारा राजभाषा क्या है हिंदी, तो इसलिए मृदुल झा आपको याद रखना है। हिंदी के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, मृदुल झा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 2024 हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह, ये भारतीय हॉकी की कप्तान है। और ये महिला किनको मिला है, सिमित पुनिया को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होगी, यानी कितना किलोमीटर लाइन बन गया है 2025 में। तो 5467 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे लाइन बना है। कहाँ पे, ये पूरे भारत में। पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले आपको देखने क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन क्या क्या था ये एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर बात करें पूर्वी तट के लिए तो उसका कुछ क्षेत्रीय नाम है, जैसे उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट। पश्चिमी तट के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में क्या था ये पता नहीं, ये 6 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा। आप ये इस इमेज में देख सकते हैं, यानी ये वाला पोर्शन है। देखिए मैं दूसरे पेन से आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला ये कौन सा तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पश्चिमी वाला। ठीक है दोस्तों, अब समस्या क्या है, इसका नाम देखिए, यहाँ पे क्या बोलते, उसको उत्कल तट बोलते हैं, इधर उत्तरी सरकार तट, इसको कोरोमंडल तट, इधर क्या बोलेंगे, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। आपको है नहीं, कुछ भी नाम रहा होगा तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गोंड पेंटिंग जो बनाया जाता है उससे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको याद रखना, भित्ति चित्र कहा जाता है। गोंड पेंटिंग कहाँ बनाया जाता है ये याद रखना है, ये एमपी में गोंड जनजाति द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1299 से 1301 के दौरान मंगोल के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। कब से कब तक, 1296 से 1316 तक दिल्ली का ये सुल्तान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत सरकार ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। अब ये हाल ही का करंट अफेयर है, तो उत्तर है म्यांमार, यानी म्यांमार में जो भूकंप आया उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखना ये शुरू किया गया। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये उड़ीसा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। तो ये शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। ये 4th जो महिला है जो दिल्ली पे एज सीएम बैठी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना। कांग्रेस का जो दिसंबर 1929 का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रावधान पारित किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। यानी जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था, जिसमें 29 दिसंबर को इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी कौन होता था। तो उसको बोलते अग्रहार, याद रखना। अग्रहार जो थे वो कौन थे, भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी माने जाते थे। अब आपको ये इंपॉर्टेंट है, जो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त आपको याद रखना। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश के वास्तविक शासक के रूप में माना जाता है, ये याद रखिए। ये देखिए करंट अफेयर का भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो बी नारायण वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, इसरो से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैग से रिलेटेड क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन जो 5 जून वाले में ही पूछा गया था, वो था भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। तो के संजय मूर्ति जो
अभी वर्तमान में क्या क्या अध्यक्ष है। लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन थे? तो बी नरहरि राव। यार क्या नाम रखना है? बी नरहरि राव थे, जो कि 1948 से लेकर 1954 तक इस पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2014 के जो एक योजना था जो निवेश विनिर्माण स्केल से संबंधित था। देखिए क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था, यानी मेक इन इंडिया, यानी 25 दिसंबर 2014 को मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम था इसकी शुरुआत की गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे भारत देश में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 साल में किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए? तो ये कुवैत में ये 43 साल बाद ये भारत के पीएम मोदी जी गए थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, जो बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, उसके बाद इसके विरोध में 1906 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए क्रिस्टी कोवेंट्री ये 10वें अध्यक्ष बने हैं, 2025 से इस पद पर है और आईओसी के पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिस्टी कोवेंट्री। यानी देखिए क से याद रखिए, क मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, यानी स्विट्जरलैंड में जो OIC है इसका क्या है? हमारा मुख्यालय। ठीक है, किस उपन्यास को 2024 बुकर पुरस्कार से चुना गया? तो आपको याद रखना ऑर्बिटल को, जिसको लिखा किसने? सामंत हार्वे ने। यानी अगर किस उपन्यास के लिए पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल। ठीक है, उसके लेखक कौन है? तो सामंता हार्वे थे, याद रखना है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है कि एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो 2024 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जेनी एपर्नवेग को मिला है। उसकी पुस्तक कौन सा था? पुस्तक का नाम था कैरोस, याद रखना है। ठीक है, लेकिन अभी 2025 है तो 25 में भी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? बानू मुश्ताक को मिला। बानू मुश्ताक, इसको लिखा इन्होंने क्या लिखा? हार्ट लैम्प नामक इन्होंने पुस्तक को लिखा है, तो इसलिए उनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको 6 जून के एग्जाम में पूछे गए थे। आगे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते। अब आपको हर चीज को कनेक्ट करना है, जैसे लाइक मान लीजिए ये 2024 का पूछा गया है तो 25 को आप सर्च करके देख लीजिए भाई 25 में किसको मिला है, ताकि आप लेटेस्ट एंड लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर को कनेक्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।